चलिए चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी जो है अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी। आप लोगों को काफ़ी उम्मीद है, आशा है। आजकल थोड़ा लाइव क्लास में इश्यू हो रहा है क्योंकि लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो मेरी चली गई है, और होता ही है कई बार, है ना। तो कठिनाइयों का सामना आपको भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं और आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग चलते आगे। जैसा कि हमारा कल जो है पार्ट चल रहा था हरिद्वार, ठीक है। तो आज हरिद्वार जिले का पार्ट 2 है, सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। कल हमने लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा कि हरिद्वार के मैंने कुछ आंकड़े आप लोगों को बताए थे, काफी इंपोर्टेंट आंकड़े बताए थे आप लोगों को, है ना। देखिएगा बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी। हरिद्वार में स्थित प्रमुख प्लेस, मतलब प्रमुख स्थानों की हम लोग इस वक्त चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला स्थान लिखेगा कुसावर्त घाट। जिनने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट जरूर देखे। कुसावर्त घाट, पहला पार्ट लिखेगा कुसावर्त घाट, ठीक है। कुसावर्त घाट लिखेगा, ये हरिद्वार में है, ठीक है। कुसावर्त घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे दत्तात्रेय ऋषि जो थे, ठीक है, इन्होंने जो ऋषि थे इन्होंने क्या किया, एक पैर में यहाँ पे, ठीक है, एक पैर में तपस्या की। जब ये एक पैर में तपस्या कर रहे थे कुसावर्त घाट में, तो जब ये तपस्या कर रहे थे तो इस टाइम पे क्या हुआ, गंगा की तीव्र लहरें आई। हम अपने पहाड़ में कुश एक झाड़ होता है ना, ठीक है, उसको बहुत शुद्ध मानते हैं ना। तो इन्होंने वो कुश जो घास थी वो एकदम अपने पैरों से नीचे रख रखी थी, तो गंगा की लहरें आई, उस कुश घाट को, उस इनके कुश जो घास था उसको बहा के ले गई। इसी के नाम पे इसका नाम कुसावर्त घाट पड़ा। ये इसकी स्टोरी है। बाद में देखिएगा इसकी ऐतिहासिक महत्वता को देखते हुए, ठीक है, राजस्थान की महारानी थी अहिल्याबाई। क्या नाम है? अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई। इन्होंने इसका निर्माण करवाया, किसका? कुसावर्त घाट का। इन्होंने कहा यार इतने फेमस ऋषि दत्तात्रेय ऋषि ने यहाँ पे जब तप किया है, वो भी एक पैर पे। देन जब ये एक पैर पे जब तप कर रहे थे तो कुछ जो घास होती है, ठीक है, तो जमीन में रखी हुई थी, गंगा की लहरें आई तो उस कुश घाट को अपने साथ बहा के ले गई। तब से इस घाट का नाम कुसावर्त घाट पड़ा। आया समझ में? और इसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया है। लिखेगा महारानी अहिल्याबाई, ठीक है। दूसरा लिखेगा माया देवी मंदिर, या हाँ माया देवी मंदिर लिखेगा। माया देवी मंदिर, माया देवी मंदिर लिखेगा, हरिद्वार में है, ठीक है। देखिएगा माया देवी की बात करते हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन आप लोग गए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हरिद्वार से रिलेशन होता है। तो हरिद्वार आप लोग अगर गए होंगे तो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर के रेंज में जाओगे, ठीक है, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा माया देवी मंदिर। ये बताते हैं कि आपका 51 शक्तिपीठों में से, ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये, ठीक है। इसको, ठीक है, अष्टध्यायी देवी भी बोला जाता है, इसे अष्टध्यायी देवी भी बोला जाता है। कई इंपोर्टेंट है, अष्टध्यायी देवी भी इसे ही बोला जाता है। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, रेलवे ट्रैक से 2 किलोमीटर दूर, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ये जो है माया देवी, इसे अष्टध्यायी देवी भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा सब, ठीक है। अगला लिखेगा मनसा देवी मंदिर। अगला लिखेगा मनसा देवी मंदिर, ठीक है। आप गए होंगे, ट्रॉली लगी है, मनसा देवी मंदिर ट्रॉली लगी है। वो जो ट्रॉली ऊपर पहाड़ी में लगती है, उस पहाड़ी का नाम है बिल्व पर्वत, ठीक है। वो कौन सा है? बिल्व पर्वत, ठीक है। मैंने बिल्व और नील पर्वत के बीच में आपको बताया था कि हरिद्वार बसा हुआ है, गंगा नदी, कल क्लियर कर चुका हूं। जब आप इस ट्रॉली के माध्यम से मनसा देवी मंदिर जाते हैं तो वो जो ट्रॉली आपको टॉप पे ले जाती है उस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी का नाम है बिल्व पर्वत, ठीक है। तो डेफिनेटली बिल्व पर्वत पे क्या है? मनसा देवी। लिख लीजिएगा, बिल्व पर्वत पर मनसा देवी मंदिर है, ठीक है। यहां पे इनके 3 मुंह और 5 भुजाओं वाली
5 भुजाओं वाली मूर्ति है, ठीक है। 3 मुंह और 5 भुजाओं वाली मूर्ति है। ये बिल्व पर्वत में स्थित है। कौन सा? मनसा देवी मंदिर, लिख लीजिएगा। तीन मुंह और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग, जो अष्टनाग इसे बोला जाता है, अष्टनाग मूर्ति से बोला जाता है, वो है मनसा देवी की, ठीक है। अगला लिखेगा, जहां मनसा हो वहां चंडी होती है ना, तो चंडी देवी मंदिर लिखेगा। अगला लिखेगा चंडी देवी मंदिर, ठीक है। चंडी देवी मंदिर लिखेगा, चंडी देवी मंदिर, ठीक है। लोकेशन याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा बच्चों, जो चंडी देवी मंदिर है, ठीक है, ये नील पर्वत पर स्थित है, उसकी एकदम उसमें, ठीक है। नील पर्वत पर स्थित है लिखेगा चंडी देवी। कहा जाता है कि जहां मनसा होती है वहां चंडी होती है, ठीक है। एक पहाड़ी में, बिल्व पहाड़ी में आपने देखा मनसा देवी मंदिर, और उसके ठीक सामने, मतलब ये है कि पौराणिक कालों में कहा गया है कि जहां पे मनसा होती है उसके ठीक सामने पहाड़ी पे चंडी होती है। तो हरिद्वार के एक पहाड़ी, बिल्व पहाड़ी पे आपकी मनसा देवी है, तो उसके ठीक सामने जो नील पहाड़ी है, और इन दोनों के बीच में ही हरिद्वार बताया था, कल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसके ठीक सामने जो नील पहाड़ी है, इस पे आपका कौन सा है? चंडी देवी मंदिर लिखेगा। चंडी देवी मंदिर भी है लिखेगा, चंडी देवी मंदिर, ठीक है। और जो नील पर्वत है, नील पर्वत, ठीक है, इसमें 2 है। इसके टॉप पे तो आपका मनसा देवी है, लेकिन इसके बेस पॉइंट पे, ठीक है, ऊपर तो मनसा देवी है, सॉरी चंडी देवी है, और नीचे बिल्व महादेव, ठीक है। बिल्वकेश्वर महादेव बोला जाता है उन्हें, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर इस नील पर्वती की तलहटी पे है, और थोड़ा ऊपर की ओर जाओगे तो इसी पहाड़ी में आपको ऊपर की ओर क्या देखने को मिलेंगी? चंडी देवी मंदिर देखने को मिलेगा। चंडी देवी मंदिर ऐसे बना लीजिएगा। और ये एक ही पर्वत पर है, कौन सा? नील पर्वत। इसकी तलहटी पे तो आपको बिल्वकेश्वर महादेव, जो शिव का फेमस मंदिर है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके जब टॉप की ओर जाओगे तो आपको चंडी देवी मंदिर देखने को मिल जाएगा नील पर्वत पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला लिखेगा भीमगौड़ा। हरिद्वार के फेमस स्थान लिख रहे हैं, अब लिखेगा भीमगौड़ा। भीमगौड़ा लिखेगा अगला, ठीक है। कहा जाता है कि जो पांडव थे, इन्होंने अपने आखिरी टाइम पे यहाँ पे गुजारा हुआ था, और भीम के घोड़े की टाप से इसका निर्माण हुआ। तो भीमगौड़ा का नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है? भीम के घोड़े की टाप से जो है बताया जाता है कि इस स्थान का निर्माण हुआ, इसे भीमगौड़ा कहते हैं। और आगे आपने देखा होगा उत्तराखंड में गोरखा शासन लगा था, अत्याचारी शासन इसे बोला जाता है, गोरखा काल लगा हुआ था। तो इस गोरखा काल में जो भीमगौड़ा था, ये दासों के बिक्री का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। दासों की बिक्री का केंद्र हुआ करता था, कौन सा? हमारा भीमगौड़ा, हरिद्वार वाला, ठीक है। और पौराणिक महत्व भी है इसका, क्योंकि इसका निर्माण भीम के घोड़े के टाप से ही हुआ है। और देन गोरखा काल में ये दासों की बिक्री के लिए फेमस था। जैसे आपने सल्तनत काल में गजनी का मार्केट सुना होगा ना, गजनी के मार्केट से कई दास आए, आपने देखा होगा बलबन भी वहीं से उठा है ना, इल्तुतमिश भी वहीं से उठाया। तो बहुत बड़े योद्धा और बहुत बड़े शासक जो भारत में रहे हैं, वो उस गजनी मार्केट से ही उठाए थे, तो ठीक है। इसी प्रकार से भीमगौड़ा जो था, गोरखा काल में दासों के बिक्री का केंद्र था। एक है सप्त ऋषि आश्रम लिखेगा यहीं पे, सप्त ऋषि आश्रम, ठीक है, सप्त ऋषि आश्रम, ये भी हरिद्वार में ही है लिखेगा, सप्त ऋषि आश्रम, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है, सप्त ऋषि आश्रम के पीछे कहा जाता है कि जब गंगा गोमुख से निकलते हुए, ठीक है, देवप्रयाग से होते हुए आगे की ओर आई, हरिद्वार में आई, और जैसे ही सप्त ऋषि आश्रम के यहाँ पे पहुंची, ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऋषि आश्रम थे। अब गंगा को लगा कि यार अगर मैं एक ऋषि के यहां से जाऊंगा तो 6 ऋषि अपना उसे क्या समझेंगे, अपमान समझेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए गंगा ने जो है, गंगा जो हमारी माता है और जो गंगा रिवर है उस की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने देवताओं से इसका सॉल्यूशन पूछा। तो देवताओं ने बताया कि आप यहाँ पे 7 धाराओं में बह जाओ। तो जो सप्त ऋषि आश्रम है हरिद्वार में, वहां पे आपको गंगा जो है 7
आश्रमों से बहती हुई दिखाई देगी। तो ये सप्त ऋषि आश्रम वही है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ये हरिद्वार में पहले सप्त ऋषि आश्रम हुआ करता था और गंगा जो है सिर्फ किसी एक पे ना आते हुए किसी अन्य का अपमान हो जाए, इसलिए यहाँ पे 7 धाराओं में बह गई, इसीलिए इसे सप्त ऋषि आश्रम कहा जाता है। लिखिएगा सप्त ऋषि आश्रम या सप्त सरोवर भी इसे बोलते हैं, लिख लीजिएगा, या इसे सप्त सरोवर भी बोला जाता है बच्चों, है ना। सप्त ऋषि आश्रम या सप्त सरोवर इसे बोला जाता है। अगला लिखिएगा शांति कुंज। शांति कुंज लिखिएगा या गायत्री तीर्थ, गायत्री तीर्थ भी इसे बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं यूपीडीआर 1971 इसकी स्थापना जो है उसका सन दे चुका है, लेकिन कहीं कहीं 1971-72 भी दिया है, ठीक है। कहीं कहीं 1971 और 72 भी आपका दिया हुआ है। मैं पहले बता रहा हूं 1971-72 दिया हुआ है, वैसे 1971 ज्यादा इसका प्रमाणित लगता है। शांति कुंज यहीं पे है बच्चों। इस शांति कुंज की स्थापना 1971-72 में पंडित, ठीक है, पंडित श्रीराम शर्मा जी के द्वारा हुआ था। पंडित श्रीराम शर्मा जी के द्वारा इस गायत्री शांति कुंज का निर्माण हुआ था। इसे गायत्री तीर्थ कहने के प्रति लॉजिक है कि इस शांति कुंज में डेली, मतलब आप ये मान के चलो कि गायत्री मंत्र का जाप होता है, ठीक है। गायत्री मंत्र के जाप होने के कारण इसलिए इसे गायत्री तीर्थ कहा जाता है। अगर आप हरिद्वार जाओगे और आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है तो आप शांति कुंज की ओर चले जाएं। तो शांति कुंज में हर दिन वहां पे एक न एक बार गायत्री मंत्र का जाप होता है, उसी कारण इसे गायत्री तीर्थ भी या गायत्री ट्रस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1971, वैसे मैं आपको बता दूं यूपीडीआर ने आंसर दिया था, बहुत सारी किताबें अब मिक्स करके दे दी, 1971-72 में पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा की गई थी, लिख लीजिएगा। एक मिनट बच्चों, मैं मार्कर में शायद इंक डाल देता हूं, है ना। आया समझ में इतना? ठीक है, चलेगा। अब लिखेगा कनखल। कनखल यह हरिद्वार का दक्षिण उपनगर बोला जाता है, ठीक है। हरिद्वार का दक्षिणी उपनगर इसे बोला जाता है। हरिद्वार का दक्षिणी उपनगर इसे बोला जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उपनगर इसे बोला जाता है। अगर बात करूं कनखल की तो बच्चों यहाँ पे पौराणिक महत्व है इसका। जो शिवजी के ससुर से प्रजापति दक्ष, ठीक है, प्रजापति दक्ष कौन थे? शिवजी के ससुर थे, ठीक है। तो इनकी राजधानी हुआ करती थी कनखल, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक मंदिर बना है, जिस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर मंदिर या दक्ष प्रजापति मंदिर। तो इन्हीं के नाम पे यहाँ पे दक्षेश्वर मंदिर या दत्ता प्रजापति मंदिर इसका नाम है। ज्यादातर दक्षेश्वर मंदिर ये बोला जाता है, प्रजापति, ठीक है, दक्ष प्रजापति मंदिर। देखिएगा इस मंदिर का निर्माण रानी धनकौर ने किया था। लंढौर रियासत की रानी थी, ठीक है। लंढौर रियासत जो थी यहीं पे चलती थी, रुड़की के आसपास में। इस रियासत की रानी थी धनकौर, ठीक है। धनकौर इस रियासत की रानी थी। तो इसने जो है कनखल में जो शिवजी के ससुर थे, जिनकी पौराणिक राजधानी रही है ये कौन सी? कनखल, जो दक्षिण का हरिद्वार का दक्षिण उपनगर है। तो यहाँ पे इनके उसमें दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपके कनखल में ही है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा कनखल में सती कुंड व नारायणी शिला है, लिखेगा। इसके अलावा हरिद्वार के कनखल में सती कुंड व नारायणी सती, इसके अलावा यहां लिखेगा सती कुंड व नारायणी शिला। सती कुंड व नारायणी शिला यहां पे है, लिखेगा। सती कुंड व नारायणी शिला आपका कनखल में देखने को मिल जाएगी, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, ठीक है। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल गया आपको, जो कालिदास थे
उन्होंने मेघदूत में, ठीक है, कालिदास ने मेघदूत में इस जगह का वर्णन कर रखा है, लिखेगा कालिदास ने उनने बुक लिखी थी ना मेघदूत, तो मेघदूत में इस शहर का वर्णन है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से किस हरिद्वार के एक शहर का वर्णन कालिदास ने मेघदूत में कर रखा है? तो साफ साफ बता रहा हूं कौन सा, कनकल। और दक्षिणेश्वर जो दक्ष प्रजापति के नाम पे यहाँ पे मंदिर बनाया, यहाँ लंडौर रियासत बनती थी गोरखा अंग्रेजों से पहले। जब अंग्रेज आए तो इसका स्वाहा कर दिया, तो लंडौर रियासत की महारानी थी, ठीक है, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लिखिएगा धनकौर, ठीक है, महारानी धनकौर। बोल्ड भी खफा हो गया भाई हमसे, है ना, बोल रहा कि आप डेली नहीं पढ़ा रहे। इतनी प्रॉब्लम तो आप भी हमारी समझ ही सकते हो, है ना। चलेगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा यहां का शहर है रुड़की हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, दिख रहा है, रुड़की हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, रुड़की लिखिएगा। और लिखिएगा रुड़की जो है सोनाली नदी के तट पर है, सोनाली नदी के तट पे है, लिखिएगा रुड़की, ठीक है। और लिखिएगा इसका उजागर कब हुआ? 1826 में, ठीक है, सहारनपुर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। 1826 में सहारनपुर से ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय, ठीक है, रुड़की लाया गया। आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1826 में सहारनपुर से ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय रुड़की लाया गया, तब से इसका महत्व है। इसके बाद बच्चों इसका महत्व कहां से बढ़ा? आपने देखा होगा 1842 के आसपास में उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था। प्रिबी कॉटले, आपने नाम सुना होगा। प्रिबी कॉटले जो अंग्रेज था उसको इसका नेतृत्व दिया गया था, ठीक है, प्रिबी कॉटले। मैंने अपने उसमें भी दिया था प्रिबी कॉटले का संबंध किस नहर से है, तो ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। प्रिबी कॉटले को क्या दिया गया था? जो ऊपरी गंगा नहर है उसका पूरा डिजाइन करके उसको बनाने का वो दिया था, क्या कार्यभार दिया था। तो 1842 में जब प्रिबी कॉटले ने इस वाले एरिया में, क्योंकि ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से रुड़की तक गई, तो ठीक है, तो इस वाले एरिया में जब इन्होंने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण करना शुरू किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो अब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण करवाने में छोटी मोटी रकम तो आएगी नहीं, बड़ी आएगी। तो इन्होंने पहली बार 1851 में, लिखेगा यहां पर, रुड़की से पिरान कलियार के बीच में, ठीक है, पिरान कलियर के बीच में 2 मालवाहक रेल के डिब्बे जो थे उनको चलाया था, ठीक है, 2 मालवाहक। ये तो मालवाहक था, खाली ऐसे ही थी, ज्यादा कुछ नहीं थी। अब आप बोलोगे कि यार 16 अप्रैल 1853 एक जगह आप पढ़ाते हो हिस्ट्री में कहीं कि थाने से मुंबई 34 किलोमीटर ट्रैक में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में ये भी सही है, क्योंकि पहली बार रुड़की से पिरान कलियार 2 मालवाहक रेल के डिब्बे जो है भेजे गए थे। उनमें क्या था, मतलब इस नहर के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल था, ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे चला था। तो तब से जो है रुड़की का नाम बहुत फेमस हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसका फेमस होने का रीजन भी था, यहाँ पे इससे 2 साल पहले ही, ठीक है, यहाँ पे इससे 2 साल पहले ही बच्चों क्या हो गया था, मतलब 1847 में यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, ठीक है, इंजीनियरिंग। और एग्जैक्ट डेट लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, 9 जनवरी 1847 को इसकी आधारशिला रखी गई। ये डेट पूछ सकता है, राजेंद्र बलौदी में है, तो वो बोलते हैं कि रुड़की में 9 जनवरी 1847 को इंजीनियरिंग कॉलेज की जो है रूपरेखा रखी गई। 1854 में इसका नाम
थॉमसन के नाम पे रखा गया लिखेगा, थॉमसन, इसके आगे नाम जुड़ा 1854 में लिखेगा। रखा गया थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो थॉमसन नाम जुड़ा, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये 1854 में जुड़ा और 9 जनवरी 1847 को यहाँ पे जो है पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डली। बताते हैं कि ये एशिया का पहला था और बताया जाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ये इसके खोलने के पीछे रीजन था, जो ऊपरी गंगा नहर बन रही थी, ठीक है, जो ऊपरी गंगा नहर जो बन रही थी, इसमें कार्य करने वाले जो लोग होंगे वो यहाँ से ट्रेंड होकर निकलेंगे, चाहे से जेई हो गया, एई हो गया, इंजीनियर हो गया, खासकर बीटेक करने वाले, तो वो लोग इस कॉलेज से क्या है प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसके बाद ऊपरी गंगा नहर का निर्माण करेंगे, ये टारगेट था, ठीक है। तो इसके बाद 1854 में इस कॉलेज के नाम के आगे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जुड़ा। अब मैं इस कॉलेज के फैक्ट बताते जा रहा हूं, ठीक है। रुड़की में वीवी लिखेगा, रुड़की विश्वविद्यालय भी लिख लीजिएगा, उसके आगे ये 2 फैक्ट लिखेगा। ठीक है, आगे लिखेगा 2 फैक्ट लिखे रुड़की वीवी के बारे में। इसके बाद लिखेगा बच्चों, ठीक है, मैंने नेट में भी देख लिया, आजादी के बाद 1949 को, ठीक है, आजादी के बाद हम रुड़की वीवी की बात कर रहे हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, आईआईटी जिसे बोलते हो, आईआईटी की बात करते हैं। आईआईटी तो बाद में बना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हैं, जो हमारा रुड़की में है। 1949 में इसको जो है विवि का दर्जा मिला, ठीक है, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, याद रखेगा, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसके बाद बच्चों आगे चल के जो रुड़की विवि है वो बहुत ही स्पेशल है। 1960 में इस विश्वविद्यालय ने क्या किया, पूरे देश में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने अलग से भूकंप इंजीनियरिंग विभाग खोल दिया, भूकंप इंजीनियरिंग विभाग अलग से खोल दिया, ठीक है, 1960 में, लिख लीजिएगा 1960 में। मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी खोलने वाला भी ये पहला कॉलेज था, भूकंप इंजीनियरिंग, मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन न ले। 1986 में ये जो है इसका इन्होंने शुभारंभ किया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी की स्थापना जो है भूकंप इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत ही की गई, ठीक है, इसी विभाग के अंतर्गत की गई 1986 में। तो इसी विभाग के अंतर्गत मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी की स्थापना करने वाला भी ये अपने आप में पूरे देश का पहला विवि था, ठीक है। इसके बाद इसने लिखेगा 1990 के आसपास, 1995 में जल संस्थान विकास प्रशिक्षण, 1995 में, ठीक है, 1995 में जल संस्थान विकास प्रशिक्षण, जल संस्थान विकास प्रशिक्षण भी स्टार्ट किया, ठीक है, ये भी अपने तरह का पहला था। तो ये 3 फैक्ट है रुड़की की विवि के बारे में कि इसने सबसे पहले 1960 में भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग खोला, जो आज तक पूरे भारत में कोई नहीं कर पाया। इसके बाद इसी विभाग के अंतर्गत इन्होंने मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी की स्थापना की, ये भी चलाया 1986 में। इसी के अंतर्गत 1995 में पहली बार इसने जल संस्थान विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी शुरू किया। आयोग कैसे क्वेश्चन करेगा कि रुड़की विवि ने कब जल संसाधन विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपने विवि में शुरू किया, 1995। क्वेश्चन देगा कि रुड़की विवि में कब अलग से भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना हुई, 1960। क्वेश्चन आएगा रुड़की विवि में अलग से जो भूकंप इंजीनियरिंग विभाग था उसके अंतर्गत कब मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी की स्थापना हुई, 1986 में, ठीक है। ये फैक्ट बिल्कुल कान पकड़ के याद कर लीजिएगा, एक बार तो भूकंप विभाग वाला पूछ भी चुका है वो अलग से, ठीक है, स्टार मार्क लगा दीजिएगा।
आगे लिखिएगा बच्चों, है ना, 1960 में इसने ये खोला। आगे 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने इसे देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया। लिखेगा 7वें आईआईटी का दर्जा दिया। 21 सितंबर 2001 में भारत सरकार ने इसे 7वें विवि का दर्जा दिया। लिखिएगा, ठीक है, आया समझ में। अब लिखिएगा रुड़की के आसपास स्थित, रुड़की में स्थित प्रमुख संस्थान। लिखेगा रुड़की, ठीक है, रुड़की में स्थित प्रमुख संस्थान, रुड़की में स्थित प्रमुख संस्थान लिखेगा, ठीक है, रुड़की में स्थित प्रमुख संस्थान लिखेगा। पहला लिखेगा बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स, बंगाल सैपर्स एंड, लिखेगा बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स, ठीक है, एक रेजिमेंट थी जिसकी स्थापना रुड़की में 1853 में की गई। लिखेगा रुड़की में ही है ये। लिखेगा बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स 1853 में। इसके अलावा लिखेगा यहाँ पे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है जिसकी स्थापना 14 दिसंबर 1978 को की गई। राष्ट्रीय जल, लिखेगा 1978 में की गई राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, विज्ञान संस्थान। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा विज्ञान संस्थान। लिखेगा, ठीक है। इसके अलावा लिखेगा भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, 1917 में बनाया। लिखेगा 1917 में बनाया रुड़की में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ठीक है। 1928 बच्चों, माफ करना, 1928, गलती ना हो जाए, 1928 कर लेना इसको, ठीक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान लिखेगा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान लिखेगा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भवन अनुसंधान संस्थान लिखेगा, संस्थान, ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान लिखेगा। अगला लिखेगा भूविज्ञान व भौतिकी संग्रहालय, लिखेगा, यहां पे लिख दो, ठीक है, भूविज्ञान व भौतिकी संग्रहालय, व भौतिकी संग्रहालय, भौतिकी संग्रहालय। जिला सीरीज के नोट्स तैयार हो जाएंगे तो फिर आप एक साथ इनको याद करिएगा, फिर पछताइएगा कि मत की सर ने पढ़ाया सब यहीं से आया, फिर मैं उसको लिख नहीं पाया, ठीक है। अगला लिखेगा सर्वेक्षण, मैं मिटा देता हूं इसको, सर्वेक्षण संग्रहालय भी यही है। लिखेगा सर्वेक्षण संग्रहालय, सर्वेक्षण संग्रहालय। गन्ना विकास संस्थान लिखेगा, गन्ना विकास संस्थान भी हमारा रुड़की में है। लिखेगा गन्ना विकास संस्थान, लिखा गंगा विकास संस्थान। तो इतनी चीजें हमारी रुड़की में है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है इन फ्यूचर में, यहां से क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा लिखेगा आपका है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, हजरत अलाउद्दीन लिखेगा, ठीक है, अहमद साबिर इनका पूरा नाम था, जिनके नाम पे पिरान कलियर बनाया गया, ठीक है, पिरान कलियर लिखेगा, हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, पिरान कलियर।
तो बच्चों मैं बता दूं, अहमद साबिर जो थे अफगानिस्तान के थे, बहुत पहले इनका जन्म हुआ था। तो जो पिरान कलियार है एग्जैक्ट में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर के नाम पे बनाया गया है। पिरान कलियार रुड़की में, याद रखेगा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो डीडी शर्मा है उनके बुक में मैंने पढ़ा, वो लिखते हैं कि जो अंतिम कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, ठीक है, अंतिम कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव। तो जब 1398 में ये बताते हैं कि तैमूर लंग गया था, ये डीडी शर्मा की कहानी बता रहा हूं, तैमूर लंग जब हरिद्वार से होते हुए गया था, तो यहाँ पे जो पिरान कलियार है इस स्थान पे अंतिम कत्यूरी शासक ने तैमूर लंग का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तो इस बीच में मुठभेड़ हो गई। तो मुठभेड़ में बताते हैं कि अहमद साबिर के साथ उनके 70 पीर जो है और 72 उनके जो अनुयायी थे उनकी मौत हो गई। 70 इनके पीर और 72 अनुयायी उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो तब से जो पिरान कलियार है ये बहुत फेमस है। और हमारे जो डीडी शर्मा जी है, आप लोग उनकी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिएगा, उसमें ये लिख रखा कि अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव ने तैमूर लंग का रास्ता रोका और उस बीच में इन दोनों के बीच में पिरान कलियार जो रुड़की में है यहाँ पे बहस हुई और बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें अहमद साबिर साहब जो थे इनके साथ 70 पीर और इनके 72 अनुयायी मारे गए। ये घटना बताते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब लिखेगा हरिद्वार में स्थित प्रमुख शिक्षा संस्थान, ठीक है, हेडिंग बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार से हर बार पूछा गया है। हेडिंग बनाइएगा, हरिद्वार में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। हरिद्वार में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान में पहला लिखेगा गुरुकुल कांगड़ी, पहला लिखेगा गुरुकुल कांगड़ी, पहली हेडिंग लिखेगा गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है। देखिएगा बच्चों, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना बताते हैं कि 1900 में पंजाब में गुजरवाला नामक स्थान पर, ठीक है, गुजरवाला नामक स्थान पर हुई थी। और जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती इनके परम शिष्य थे श्रद्धानंद, ठीक है, परम शिष्य थे श्रद्धानंद, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, याद रखेगा। तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1900 में पंजाब के गुजरवाला में हुई थी। तो दयानंद के परम शिष्य जो थे श्रद्धानंद, उनके द्वारा इसकी स्थापना हुई। बाद में 2 मार्च 1902 को इस गुरुकुल कांगड़ी को, जो 1900 में पंजाब के गुजरवाला में दयानंद सरस्वती के शिष्य श्रद्धानंद द्वारा स्थापित किया गया था, इसको 2 मार्च 1902 में पंजाब से सीधे हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया। लिख लीजिएगा, पंजाब से अपना कहां ट्रांसफर कर दिया, जहां हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया, लिखेगा, ठीक है, जहां ट्रांसफर कर दिया, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च 1902 को, ठीक है, ये यहां ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, ट्रांसफर करने के बाद 1924 में लिखेगा यहां पे, ठीक है, बाढ़ आ गई, लिखेगा 1924 में बाढ़ आ गई, यहां पे लिखेगा, इस गांव का नाम जो है लिखेगा कांगड़ी गांव, ठीक है। 1924 में कांगड़ी गांव में बाढ़ आ गई। तो जैसे ही 1924 में कांगड़ी गांव में बाढ़ आ गई, तो इसको याद लिखेगा कनखल, फिर इसके बाद कनखल व ज्वालापुर के बीच में स्थापित कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टिंग में जब पंजाब में था इसका हेडक्वार्टर, उसके बाद कहां लाया गया, हरिद्वार के कहां लाया गया, कांगड़ी गांव में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ी गांव में कब बाढ़ आने के कारण, कांगड़ी गांव में कब बाढ़ आने के कारण जो गुरुकुल विवि है, ठीक है, वो जो है उसकी स्थापना कनखल में की गई, उसकी स्थापना कनखल में, उसको कनखल और ज्वालापुर के बीच में बसाया गया, लिखेगा किसको, 1924 में, ठीक है। कनखल और
पुर के बीच में कब बसाया गया गुरुकुल कांगड़ी को? 1924 में। और स्टार्टिंग में कहां बसाया गया था? कांगड़ी गांव में। लेकिन कांगड़ी गांव में बाढ़ आने के कारण इसको 1924 में यहां स्थानांतरित कर दिया। इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है 1962 में बच्चों इसने अपनी हिरियक जयंती बनाई, ठीक है, यानी 50 वर्ष हिरियक जयंती बनाई, याद रखेगा। जिस साल इसने अपनी हिरियक जयंती बनाई 1962 में, इसी साल मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय होता है भारत सरकार में, ठीक है, वो क्या करता है, जो यूजीसी आपने सुना होगा, ठीक है, यूजीसी मानक बनाता है, किसी को भी विवि या किसी का दर्जा देता है, तो डीम्ड विवि, ठीक है, डीम्ड विवि। तो उत्तराखंड में डीम्ड विवि यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाला पहला विश्वविद्यालय ये है। विश्वविद्यालय अलग कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना? विश्वविद्यालय अलग कॉन्सेप्ट है, डीम्ड अलग है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला विवि कौन सा था, तो गुरुकुल कांगड़ी। आया समझ में? कब उसको डीम्ड विवि मिला? जब उसने अपनी हिरियक जयंती बनाई। कब? 50 वर्ष में, ठीक है। हालांकि 1900 में स्थापित हो चुका था, लेकिन 1902 में जब हरिद्वार आया तो हरिद्वार वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो 1902 में आया है, तो इसीलिए हम 50 वर्ष में 1962 में इसकी हिरियक जयंती मनाएंगे। तो इस साल भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, इसे डीम्ड विवि का दर्जा मिला गया। दूसरा बच्चों मैं आपको बता दूं, गुरुकुल कांगड़ी पूरे भारत में एकमात्र ऐसा अनोखा विवि है जहां पे, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान तो दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी दिया जाता है। यहाँ पे विज्ञान पर, मैनेजमेंट, साइंस, टेक और कंप्यूटर पे भी बातें होती है, समझ में आना। और यहाँ की जो व्यवस्था है अभी भी, समझ में आना, गुरुकुलवादी है। मतलब आया समझ में? गुरुकुल कांगड़ी है तो ये मत समझना कि संस्कृत में दिया जाता है, यहाँ पे नहीं। पौराणिक विद्याएं तो दी जाती है, साथ में आधुनिक विद्याएं भी दी जाती है। एकमात्र पूरे भारत का ऐसा विश्वविद्यालय है ये, समझ में आना? तो लिख लीजिएगा इसके बारे में। अगला लिख लीजिएगा पतंजलि। अगला यहां पे शिक्षण संस्थान लिखिएगा पतंजलि योग पीठ, योग विद्यापीठ। पतंजलि योग विद्यापीठ, पतंजलि योग विद्यापीठ लिखेगा, ठीक है। देखिएगा बच्चों 25 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 को, ठीक है, 25 मार्च 2006 को जब राज्य सरकार ने विधानसभा में, याद रखिएगा, राज्यसभा ने विधानसभा में इसे डीम्ड विवि का दर्जा दिया, ठीक है, इसे डीम्ड विवि का दर्जा दिया। तो इसी साल क्या हुआ, अप्रैल 2006 में इसकी पहली शाखा खुली, ठीक है। इसके बाद 2009 में, ठीक है, 2009 में इसकी दूसरी शाखा खुली और अप्रैल 2006 में इसकी पहली शाखा खुली, ठीक है। और इसे डीम्ड विवि का जो दर्जा दिए जाने के लिए विधानसभा में गया, तो बताते हैं कि विधानसभा ने इसे जो है डीम्ड विवि का दर्जा दिया था 25 मार्च 2006 को। तो इसकी पहली शाखा खुली थी अप्रैल 2006 को और दूसरी शाखा खुली थी 2009 को, लिख लीजिएगा। साथ ही इसके कुलपति जो है आजीवन वो रहेंगे कौन बताइएगा, बाबा रामदेव, है ना। और इसके महासचिव रहेंगे उनके बालकृष्ण, ठीक है, बालकृष्ण जो है इसके क्या रहेंगे, महासचिव रहेंगे। और आजीवन इसके कुलपति बाबा रामदेव रहेंगे। अब देख लो भाई, बाबा जी के पास पतंजलि योग विद्यापीठ है, ठीक है। अब अगला लिखेगा देव संस्कृत विश्वविद्यालय, देव संस्कृत विवि शॉर्ट में लिख देता हूं, देव संस्कृत विवि शॉर्ट में लिख देता हूं, लिखेगा 22 मार्च 2002, 22 मार्च 2002 को, ठीक है, इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार के विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था, ठीक है। विधानसभा में इस दिन राज्यसभा का जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस पे एक प्रस्ताव रखा था, तो विधानसभा ने पास कर दिया कि हाँ ठीक है बना सकते हो, याद रखेगा, ठीक है, बना सकते हो। लेकिन 11 अप्रैल 2002 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल
2002 को इसकी विधिवत शुरुआत की गई। क्या की गई? विधिवत शुरुआत, ठीक है, विधिवत शुरुआत की गई, विधिवत शुरुआत की गई। आया समझ में? तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि देव संस्कृति विवि को लेके उत्तराखंड विधानसभा ने कब एक्ट पास किया? 22 मार्च 2002। तो इसकी विधिवत शुरुआत कब हुई? 11 अप्रैल 2002 को। तो इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई 11 अप्रैल 2002 को लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो आपने देखा होगा, अभी मैंने 1971-72 में श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित गायत्री तीर्थ या शांति कुंज बनाया था, तो वहां से इसका संचालन होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन लिखेगा मदरहुड कॉलेज, ठीक है। मदरहुड विश्वविद्यालय की स्थापना मैं जाऊंगा किसकी ओर? राजेंद्र बलौदी की ओर, ठीक है। और बुक नहीं, और मैं किसी में 2014 लिख रखा है। मदरहुड विवि की स्थापना राजेंद्र बलौदी में दिया है 2015। आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि राजेंद्र बलौदी का वो मानता है। तो मदरहुड विवि की स्थापना राजेंद्र बलौदी में 2015 दिया है, तो ऑथेंटिक बुक है। वैसे तो ऑथेंटिक क्या है, लेकिन उत्तराखंड फिर भी लेता है, तो 2015 लिख लीजिएगा, ठीक है। और बद्री विशाला समाचार एक है समाचार पत्र, फिर कल फिर से पढ़ाऊंगा, लास्ट रहेगा। बद्री विशाला समाचार पत्र भी यहीं से निकलता है, लिखिएगा बद्री विशाला, ठीक है। कल हम देखेंगे यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी, और यहाँ पे कुछ अगर फेमस व्यक्ति होंगे तो ठीक है। अगर जल्दी हो जाएगा तो ठीक है, कल 2 क्लास दे दूंगा मैं आपको, एक हिंदी की। अगर ज्यादा होंगे व्यक्ति और ज्यादा यहाँ के लिए होगा तो फिर देख लेंगे। वैसे तो हो गया, यहाँ पे ज्यादा इतना कुछ है नहीं, है ना। तो अगर ये हो गया होगा तो मैं देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये हल्का फुल्का है, ये मैं आपको बता दूंगा। वैसे हो गया इसके बारे में जहां तक मुझे लगता है। अगर फिर भी कुछ बचा होगा तो कुछ हल्का फुल्का कल मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चों मैं आपको बता दूं, 500 नरसों 3, 4, 5 3 दिन चुनावी ड्यूटी लगी है। बहुत दूर जाना है, आपको पता है चुनाव ड्यूटी जो है निर्वाचन ड्यूटी लग गई है। तो 3, 4, 5 के लिए मैं माफी चाहता हूं। और बीच में जो 2-3 दिन क्लास नहीं रुकी थी, मैं आपको लैपटॉप दिखा दूंगा, अभी स्क्रीन खराब है तो इसकी वजह से नहीं रुकी, ठीक है। तो एक बार हम लोग हमेशा लाइव चेक कर लेंगे, और लाइव नहीं आएगी तो मैं हमेशा ऐसे रिकॉर्ड क्लास आपको दे दूंगा। लेकिन क्लास नहीं रुकेगी, नहीं मेरा जोश रुकेगा, नहीं आपका जोश रुकेगा, पहले बता रहा हूं। आया समझ में? अगर आप लोगों को करना है, अगर हमारे पीछे पीछे चलना है, तो देखिएगा बच्चों, कई बार जीवन में जॉब वाले हैं, नौकरी वाले हैं, तो यार कई बार ऐसा होता है यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया। तो निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी है, 54 विधानसभा क्षेत्र है, तो बड़ा क्षेत्र है, तो ड्यूटी बहुत दूर आई है, तो वहां से पॉसिबल भी नहीं है घर आना शाम को, है ना, काफी दूर है। तो शाम को 5 बजे छूटेंगे, 5 बजे आऊंगा, तो जंगल का रास्ता काफी है ना, तो अकेले हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ कि 3 दिन के लिए क्लास नहीं आ पाएगी। जो लोग, यार मैं पेपर बनाता, सब चीज करता, मुझे ना मतलब ये मान के चल लो कि टाइम नहीं लग पा रहा आजकल, क्योंकि निर्वाचन है, काम भी बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं, और आजकल ट्रेनिंग भी चल रही है जलागम वालों की, तो बहुत काम है, मतलब मैं आपको बता दूं, तो इसके कारण टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ये रिकॉर्ड क्लास, इस रिकॉर्ड क्लास को अपलोड करने में ही मेरी ये रात की नींद हराम हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मुझे 10-11 बजे तक कंटिन्यू लगा रहना है, लेकिन मैं आपकी क्लास आ जाएगी 10 आ जाएगी जल्दी, ठीक है। तो बच्चों देखो, फॉलो करते हो तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस बार। कल एक छात्र की मैं आपको बता दूं बात हुई, तो उनने मेरे से पूछा कि सर याद नहीं हो रहा, रिवाइज नहीं हो रहा, कैसे, मतलब याद नहीं हो रहा, कैसे करें। तो मैंने उनको टिप्स बताया कि यार देखो, रिवीजन में कमी हो सकती है, या दिन भर आप अलग अलग सब्जेक्टों को लेके हर 5 मिनट में बदलाव, हर 5 मिनट में बदलाव, या हर 1 घंटे में बदलाव। तो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट में टाइम टेबल के हिसाब से बदलाव करें। आपने 10 से 12 कह रखा है, तो 12 बजे बाद ही किसी सब्जेक्ट में बदलाव करें, है ना। तो मैंने बहुत देर समझाया उनको, तो उसके बाद उनने कहा कि सर देखते हैं करके। मैं बता रहा हूँ, वो लड़का भी देखता है हमारी वीडियो, तो ठीक है, आप तो मेरे लिए बच्चे ही हो, ठीक है, मैं तो गुरु हूँ। तो देखिएगा, आपने कहा ना कि सर देखते हैं, यार किसके लिए देखते हैं? तो मैंने फिर उनसे बोला कि करते हैं भाई, देखते नहीं है, हमें करना है, हमें विजेता बनना है, देखना नहीं है। देखता तो वो है जो बुज़दिल है, देखता तो वो है जिसको होना नहीं है, देखता तो वो है जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको करना होता है वो देखता हूं नहीं बोलता है, वो बोलता है सर करूंगा, अगले 15 दिन में आपको दिखाऊंगा करके। और अगले दिन 15 दिन बाद मैं जब कोचिंग में जाऊंगा ना, तो आज के और 15 दिन में फर्क होगा। अगले 15 दिन बाद मेरी परफॉर्मेंस में जो होगी वो 4 चांद लगेंगे, ठीक है। हमें यार देखना है, नहीं करना है, हमें करना है, डू इट। समझ में आया ना कि नॉट, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि देखना है,
ये शब्द ऐसा लग रहा है कि हम बराबर अपने को टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। देखते तो वो है यार जो टाइम पास के लिए यहाँ आए हैं, जिनके फादर ऑलरेडी करोड़पति हैं, समझ में ना, जिनके पास अथा पैसा है, या तो अथा पैसा हो, करोड़पति हो हमारे फैमिली वाले, तब तो ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं देखता हूँ, मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों के पास इतना पैसा है कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ खाते वैसे ही बैठ जाऊंगा। आजकल आपने देखा होगा, ठीक है, नालायकी की फौज ज्यादा हो जाती है कई बार। आपको मेहनत करना है यार, आपको मेहनत होते जीना है, तो छोड़ दो सभी चीज, ठीक है। आप ये मत सोचना कि फिर वो कैसे करोड़पति बन गया, कैसे उसके पास पैसे हैं, कैसे उसका जैकपॉट लगा। नहीं, आपका जैकपॉट पड़ के ही लगेगा यार। आपने अगर सरकारी नौकरी ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। यही बात समझ में, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। नहीं करना चाहते तो हट जाओ, एग्जिट मार दो और मैसेज कर दो कि सर मेरे कहने नहीं होगा लाइफ में कुछ। अगर नहीं हो सकता है तो फिर जन्म क्यों लिया यार आपने, बताओ क्यों आए इस जीवन में? कुछ करने के लिए आए हो ना। एक जीवन है, एक जीवन में इतने बड़े बड़े नाम है, ये दोबारा थोड़ी जन्म लेते हैं यार। विवेकानंद ने दोबारा जन्म लिया क्या बताओ? वही विवेकानंद थे, वही कोई अन्य क्रांतिकारी था, उनका नाम नहीं है, विवेकानंद का है। तो एक ही लाइफ मिलती है यार, उनने एक ही लाइफ में वो चीज कर दी जो उन्हें सदियों तक याद रखेंगे। तो आप भी एक ही लाइफ में ऐसा करो कि आपको याद करे जमाना, ठीक है। टॉप आओ, अच्छी पोस्ट निकालो, ठीक है, अच्छे लोगों को, अगर आपके कहने अच्छी जॉब निकल गई वो करो, तो मेरे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे गरीब बच्चों की, या जिन्हें नीडेड है, जिन्हें संसाधन कम है, उन बच्चों की मदद करो, है ना। तो ये बहुत अच्छा है यार। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मेरे से इंस्पायर हो। अगर आप लोग आज निकल जाते हो कल के टाइम पे, तो जैसे मैं अपना यूट्यूब देके अपना नॉलेज देता हूँ आप लोगों को, इससे क्या होता है, आप लोगों को भी एक रास्ता मिल जाता, आप लोगों को भी कंटेंट मिल जाता, और आप लोगों को भी ट्रैक मिल जाता है ना। तो ऐसा ही आप भी करोगे मेरे जैसा, तो दूसरों को मिलेगा। इससे क्या होगा यार, वो बच्चा मायूस नहीं होगा जिस तक आज तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंची है, या जिसको तरीके से उत्तराखंड के न तो किताबों का नाम पता है, न कंपटीशन का नाम पता है, नहीं उसे अच्छा कंटेंट मिलता है। बस कोचिंगों में घुमाया जाता है, वही लूसेंट, वही हिंदी की लूसेंट, वही पढ़ाई जा रही है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं करता हूँ। हर किताबों का मिक्सअप होगा, चाहे जिला सीरीज ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, चाहे हिंदी ले लो। कंटेंट मैंने अपने नजरिए से एक नंबर का रख रखा है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 3-4 दिन के लिए मैं माफी चाहूंगा, उसके बाद फिर किताब का काम है, 3-4 दिन और स्टे लगेगा। अभी तो पेपर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो क्लासें चलेंगी, जो प्लान चलेंगे, वो सीधे फिर एग्जाम तक ही रुकेंगे। तो एग्जाम तक जितना भी होगा मैं आपको करा दूंगा, आप ये टेंशन मत लेना कि होगा नहीं होगा। चाहे मुझे संडे किसी दिन आके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मेंस है। अब मैं भी ज्यादा घूमने वाला या यहाँ वहां नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा भी मेंस है अप्रैल में और अक्टूबर में। तो मुझे भी पढ़ना है, अपनी जॉब करनी है बस, और आपको पढ़ाना है, 2 काम है। तो जब भी मुझे टाइम लगेगा रिकॉर्ड करूंगा, पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, पढ़ाऊंगा। मुझे जो लगेगा कि ये लेसन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो सब चीजें आपके एग्जाम से पहले आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को, ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों, बिना मेहनत के कुछ नहीं है यार, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, और उम्मीद है कि यूथ क्लास के साथ जुड़कर आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा, और आप लोगों में जो है एक अलग से उमंग जो है सफलता की, वो जग रही होगी, है ना। इसी के साथ चलेगा, शुभ रात्रि सभी को, है ना बच्चों। चलिए।